हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स 2 का वीक 5 देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वीक 4 में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। वीक 4 में हमने ये समझा था कि अभी तक हम लोग डिस्क्रीट वर्ड में थे, उसमें पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और सीडीएफ कैसे निकलता है ये हमें पता था। हमने क्या करा, पीएमएफ से सीडीएफ पे हम लोग पहुंचे और फिर सीडीएफ को एक जनरल सीडीएफ डिफाइन करके हम लोगों ने फाइनली सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग पीडीएफ तक पहुंच पाए, जो कि है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूस वर्ड है। इसमें क्या होता है, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज लेता है वो रियल नंबर लाइन पे लेता है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं बेसिकली। ये हम लोगों ने वीक 4 में डिस्कस करा है। कुछ टेक अवेज हैं जो वीक 4 के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूज करने वाले हम लोग इस वीक 5 में। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें पीडीएफ निकालना है किसी रैंडम वेरिएबल का, कॉन्टिन्यूस वर्ड में पीडीएफ होता है बेसिकली। अगर आपको पीडीएफ निकालना है किसी रैंडम वेरिएबल का, सबसे पहले आपको सीडीएफ फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, और उस सीडीएफ एक बार आ जाएगा उसको फिर हम डिफरेंशिएट करके पीडीएफ निकाल सकते हैं। आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करें मैंने इसमें। सबसे पहले मैं सीडीएफ निकालूंगा, फिर उसके बाद फाइनली उसको डिफरेंशिएट करके मैं पीडीएफ जो है आएगा। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद होना चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसमें एक चीज़ होती है सपोर्ट ऑफ एक्स। सपोर्ट ऑफ एक्स मतलब कि एक रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट होता है। सपोर्ट बेसिकली वो सारी वैल्यूज हैं जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम इंटीग्रेशन जो करेंगे वो बेसिकली सपोर्ट पे ही करते हैं। ठीक है, जहाँ पे 0 है प्रोबेबिलिटी, वहाँ का तो एरिया ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, इसलिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि इस वीक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मेजरली ये 5 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। बेसिकली जैसे हम लोगों ने वीक 2 में देखा था कि फंक्शंस ऑफ जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का कैसे बनाते थे। बेसिकली अगर x एक रैंडम वेरिएबल है, इसमें कुछ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, या फिर इसमें कुछ नंबर ऐड कर दीजिए, ये क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है रैंडम वेरिएबल का। और जो जिसके इक्वल होता है वो खुद में एक रैंडम वेरिएबल है, उसका खुद का अपना पीएमएफ आता था। उसी तरीके से अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूस वर्ड में देखेंगे। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में और वेरिएंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बहुत डेप्थ में वीक 3 में हम लोगों ने डिस्कस करा था डिस्क्रीट के लिए। अब हम लोग ये चीज़ कॉन्टिन्यूस के लिए देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अब देखिए हमारे पास में दो चीज़ें आ गई हैं। एक मेरे पास में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, एक मेरे पास में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर आप इनको इनके कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो क्या क्या बनेगा। डिस्क्रीट डिस्क्रीट बनेगा, फिर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस बनेगा, या कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट कर लीजिए, और क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस बनेगा। इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन डेप्थ वीक 1 2 3 में। हम लोग इस वीक में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। मतलब एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, वहीं दूसरा रैंडम वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस है। और अगले वीक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों रैंडम वेरिएबल्स उसमें क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, तब उनका जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा वो कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद में फोर्थ चीज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जब ज्वाइंट है तो उससे मार्जिनल पे कैसे आ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में फिफ्थ है कंडीशनल। लेक्चर नंबर 1 वीक 5। इसमें सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई फंक्शंस। फंक्शंस की क्या जरूरत पड़ गई। हमने देखा कि अगर मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल x है, लेकिन हो सकता है कि हम x में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि x स्क्वायर में इंटरेस्टेड है। यानी कि अगर x एक लेंथ ऑफ ए स्क्वायर है और हम इंटरेस्टेड है एरिया ऑफ ए स्क्वायर में, हम x की मदद से एक नया रैंडम वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम है y। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, हम लोग ये देख सकते हैं कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इसी के लिए हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे वो चीज़ देखेंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं सबसे पहले। सपोज x जो है वो यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है
जो कि रेंज है 0 और 1 के बीच में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एक डायग्राम बना हुआ है कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और ये यूनिफॉर्म का पीडीएफ का जो है कर्व है। सो ये हम लोगों ने वीक 4 में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो हमें चाहिए कि y इज इक्वल टू 2x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है यूनिफॉर्म है, लेकिन हम जानना चाहते हैं y इज इक्वल टू 2x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है, सो y की रेंज कहाँ हो जाएगी। सो 0 इंटू 2 विच इज 0 ही होता है, और 2 इंटू 1 तो 2 होता है। सो y की रेंज हो जाएगी आपकी 0 से 2 तक। अब फॉर y बिलोंग्स टू 0 से 2 हम लोग क्या करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम सबसे पहले जो चीज़ निकालते हैं वो है सी डी एफ। सी डी एफ निकालने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके हम पी डी एफ पे जाते हैं। एफ वाई ऑफ वाई कितना हो जाएगा। एफ वाई ऑफ वाई का मतलब क्या है। एफ वाई ऑफ वाई का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। अब वाई के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, उसी को तो निकालना है बेसिकली। लेकिन हमें पता है वाई को एक्स के टर्म में लिखा जा सकता है। वाई इज इक्वल टू 2x है, तो हमने उसकी जगह पे 2x लिख दिया, बाकी वैसे ही रहा है। अब क्योंकि हमें सब कुछ x के बारे में पता है, तो हम x को एक तरफ कर देंगे और बाकी सब कुछ राइट साइड में भेज देंगे इस तरफ में। मैंने डिवाइड कर दिया। आ गया प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू y बाई 2। अब क्या करना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से y बाई 2 को। हमने 0 से y बाई 2 तक इंटीग्रेट करा एफ एक्स ऑफ एक्स को। एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 अपॉन बी माइनस ए होता है जनरली, और यहाँ पे b कितना है 1 है, और ए कितना है 0 है। 1 अपॉन 1 हो जाएगा, बेसिकली 1 ही हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 1 का कितना होता है, इंटीग्रेशन 1 का x ही हो जाता है। ये लिमिट लगी है y बाई 2 और 0, तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 बाई 2 माइनस 0। आ गया 5 बाई 2, इसीलिए यहाँ पे y बाई 2 आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि पीडीएफ क्या होगा। नेक्स्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करा इसी चीज़ को। पीडीएफ ऑफ y क्या होगा, एफ वाई ऑफ वाई डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया इसी चीज़ को। वो आ जाएगा आपका हाफ। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ये यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है, और रेंज हम पहले ही निकाल चुके थे 0 से 2, ये यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा 0 से 2। ये इसका डायग्राम है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर मेरे पास एक x एक रैंडम वेरिएबल है, x मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है, और उसमें मैं कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करवा दूं और कुछ ऐड करवा दूं। बेसिकली a और b क्या हैं, कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं। जो नया रैंडम वेरिएबल बनेगा y, ए एक्स प्लस बी वाला, उसमें x अगर यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है 0 1 में, तो y हमेशा किसको फॉलो करेगा, वो भी यूनिफॉर्म को ही फॉलो करेगा विद b और a प्लस बी के साथ में, मतलब लिमिट के। ये कैसे आया है। बेसिकली आप ए एक्स प्लस बी में अगर 0 रखोगे तो ये वाली चीज़ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड पॉइंट b मिला है आपको। और 1 रखेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी विच इज a प्लस बी। ये राइट हैंड पॉइंट हो गया। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली x क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि x को मैंने क्या करा, a से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो थोड़ा शिफ्ट करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा के तो उसको बड़ा या छोटा करवा दिया, सॉरी, और b ऐड करवा के मतलब शिफ्ट करवा दिया लेफ्ट या राइट में। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग देखेंगे आगे। फिर उसके बाद में एक जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस ऑफ सी डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक्स एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है हमारा। सी डी एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स से लिखा जाता है, पी डी एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक्स से लिखा जाता है। सपोज मान लेते हैं कि जी एक फंक्शन है जो रियल से रियल पर है, तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। y अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल होगा, जैसा कि हम लोगों ने वीक 2 में देखा था कि अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल की मदद से एक नया उसका एक फंक्शन बनाएंगे, तो वो जो चीज़ बनेगी वो खुद में एक रैंडम वेरिएबल होगी। y अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है, और उसका जो है सी डी एफ जो होगा वो f सब y होगा। ठीक है। तो अब इससे हम कैसे जो है पी डी एफ तक जाते हैं। इधर मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है कि जो हम जनरल करेंगे, और इधर मैंने अभी जो जस्ट एग्जांपल सॉल्व करा है उसी को ले लिया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सी डी एफ से स्टार्टिंग करते हैं सी डी एफ निकालने के लिए, क्योंकि सी डी एफ निकालेंगे फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पी डी एफ आ जाएगा।
सो एफ वाई ऑफ वाई, सो वही चीज़ है। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही तो है कि प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। और फिर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, अब वाई के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कुछ फंक्शन है। सो हम इस चीज़ को वाई की जगह पे जी ऑफ एक्स रख देंगे, क्योंकि एक्स के बारे में हम सब कुछ पता है। सो जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। यही चीज़ अभी आप देख सकते हो हमने करी थी पिछले वाले में भी। हमारा पिछले वाले में फंक्शन क्या था, वाई इज इक्वल टू टू एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स था हमारा टू एक्स। So fy of y is equals to probability that y is less than or equals to y, which is equals to probability that 2x is less than or equals to y. So basically मैंने यहाँ y की जगह पे x के फॉर्म में उसको रखा है, क्योंकि y is equal to 2x है। और यही चीज़ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में लिखी है, मतलब जनरल फॉर्मेट में लिखी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं। सो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे करी थी हम लोगों ने, कि x को हम लोगों ने एक तरफ कर लिया था और y को एक तरफ कर लिया था। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि x बिलोंग्स टू स्मॉल x सच दैट g ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। मतलब कि x जो है वो सारे x वैल्यू स्मॉल x वैल्यूज लेगा जहाँ जहाँ पे g ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू y है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं, सो बेसिकली जो भी आपके पास यहाँ पर आएगा, जो भी रेंज आएगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक आपका रेंज आ जाएगी। सो x बिलोंग्स टू ए सब y हो जाएगा। अब हम उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं अपने फंक्शन को। इंटीग्रेशन की वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, सी डी एफ आ जाता है। ठीक है, यही काम हमने पिछली बार भी करा था, पिछले वाले एग्जाम्पल में मतलब। सो हमारे पास सी डी एफ आ गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि हमें तो चाहिए पी डी एफ अल्टीमेटली। सो पी डी एफ निकालने के क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगेन उसको। ठीक है, सो यही चीज़ लिखिए, देन डिफ्रेंशिएट एफ वाई ऑफ वाई टू गेट द पी डी एफ। सो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में भी यही काम करा था। सो पी डी एफ ऑफ वाई क्या आया था, एफ वाई ऑफ वाई। सो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया था। सो अगर आप y बाई टू को डिफ्रेंशिएट करोगे, सो हाफ तो ऐसे ही आ जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि हाफ आ जाएगा। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो y किसको फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म 0,2 को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट में निकाल के देख सकते हो। अभी आगे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस तरीके के। फिर उसके बाद में फाइंडिंग पीडीएफ ऑफ अ मोनोटोनिक एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो अगर फंक्शन मोनोटोनिक और डिफरेंशिएबल हो तो पीडीएफ निकालना बहुत आसान है। बेसिकली उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास में, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस वो होते हैं जो या तो इंक्रीज हो रहे होते हैं या तो डिक्रीज ही हो रहे होते हैं। तो उन फंक्शंस को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक्स अगर एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ एफ एक्स। सो बेसिकली एक्स एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ स्मॉल एफ एक्स से दिया गया है, और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक मोनोटोनिक फंक्शन है अपने सपोर्ट के अंदर में। बेसिकली सपोर्ट में ही फंक्शन में डिफाइंड होता है। सपोर्ट में उसको क्या होना पड़ेगा, मोनोटोनिक होगा और डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव उसका पॉसिबल होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तब पीडीएफ क्या होता है y का, तब y का पीडीएफ इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप दे सकते हो। लिखा क्या है, 1/mod ऑफ g प्राइम ऑफ g इनवर्स y। बेसिकली इसका मतलब ये है कि g इनवर्स की वैल्यू निकालनी है आपको, और उसको डिफरेंशिएट जब करोगे उसको g को, उसके अंदर वो वैल्यू रख देनी है आपको, और फिर एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई, और वही जी इनवर्स वाई वाली जो वैल्यू आएगी वो आपको एफ एक्स में रख देनी है, मतलब एक्स के पीडीएफ में रख देनी है बेसिकली। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे भी देखो जी इनवर्स वाई है और यहाँ पे भी जी इनवर्स वाई है, तो इसको एक्स लेट कर लिया हमने। ये क्या हो जाएगा, 1/mod ऑफ, यहाँ पे मॉड होना चाहिए था, मॉड ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव करके फिर एक्स रखना है। एक्स यहाँ पे क्या है, जी इनवर्स वाई है, और यहाँ एफ एक्स ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स क्या है, स्मॉल एक्स, जी इनवर्स वाई है, उसकी वैल्यू रख देना है। इस तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक और डिफरेंशिएबल होगा तब, लेकिन सिर्फ तभी यूज करा जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सो जैसे यहाँ पे है x एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा को फॉलो कर रहा है। अब हमें पीडीएफ निकालना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्सपोनेंशियल का हमें पता है कि पीडीएफ क्या होता है। सो पीडीएफ होता है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो होता है अदरवाइज। सो आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है हमारा, जो हमारा रैंडम वेरिएबल उसका सपोर्ट क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सो इस सपोर्ट पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, मोनोटॉनिक है। ठीक है, सो बेसिकली ये सिर्फ ये होगा। सो ये मोनोटॉनिक है। सो मोनोटॉनिक है और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल भी होता है। सो हम लोग इसी फॉर्मूले को लगा सकते हैं डायरेक्टली। सो सपोर्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इन सपोर्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोनोटॉनिक। ठीक है, सो ये मोनोटॉनिक है। सो जी ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमें देखिए एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, पीडीएफ निकालना है। सो हमारा फंक्शन यही है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसका इन्वर्स चाहिए होगा। सो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, तो वही लिखा हुआ है। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स की जगह मैंने y रख दिया है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x को एक तरफ करना है और दूसरी तरफ y वाले टर्म्स आने हैं। सो x को एक तरफ करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट वाई नहीं आएगा बेसिकली। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सपोर्ट पॉजिटिव है इस वजह से। ठीक है, सो वाई लेस देन जीरो के लिए तो कुछ है ही नहीं। सो यानी कि यहाँ पे ये अंडर रूट वाई आएगा इसीलिए। सो जी इनवर्स वाई क्या है आपका, अंडर रूट वाई आया है। अब हमें क्या करना है, बस सिंपली फॉर्मूला फॉर्मूला ये था जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। सो बस इसमें वैल्यू प्लग इन करनी है खाली आपको। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, मॉड ऑफ जी प्राइम ऑफ जी इनवर्स वाई। तो जी इनवर्स वाई ये है और जी प्राइम ऑफ एक्स ये है मेरे पास में। तो यानी कितना हो जाएगा, टू अंडर रूट वाई। तो देख सकते हो आप वहाँ यही लिखा है 1/2 अंडर रूट वाई। अब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। फिर उसके बाद में जो फॉर्मूला होता है एफ एक्स का, उसके अंदर रखना है जी इनवर्स वाई को। सो जी इनवर्स वाई कितना है हमारा, रूट वाई आया है। और फॉर्मूला के कितना है हमारा पीडीएफ का एक्स का, ये होता है। सो यहाँ जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे रूट वाई रख देना है बस बेसिकली। सो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा रूट वाई रख दिया गया। ठीक है, और वाई ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि आपका अंडर रूट के अंदर है बेसिकली। और ये किसको फॉलो करेगा, ये एक्सपोनेंशियल को ही, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं, ये जो है इस तरीके से हमारे पास में आ गया है इसका पीडीएफ। फिर उसके बाद में समझते हैं कि कुछ मोनोटॉनिक फंक्शन जो एक्स के होते हैं। ठीक है, सो अब ये सारे मोनोटॉनिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसको हम स्केलिंग बोलते हैं, इसको हम अफाइन बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। सो वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए, मतलब एक्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं किसी ए से। ठीक है, लेफ्ट या राइट, पॉजिटिव अगर होगा तो उसके हिसाब से शिफ्टिंग होगी, पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा। सिमिलरली वाई इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, वाई इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि हम स्केल कर रहे हैं एक्स को। ठीक है, और वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी मतलब हम स्केलिंग भी कर रहे हैं और ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, तो उसको मिला के दोनों को अफाइन बोल देते हैं हम लोग। सो अब यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, सो जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस ए। अब अगर इस फंक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस ए बेसिकली किस तरह का फंक्शन है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, सो इस तरह का फंक्शन हमेशा मोनोटॉनिक रहता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमिलरली वाई इक्वल टू ए एक्स, तो ये है, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन भी पॉसिबल है और मोनोटॉनिक भी ये हमेशा होगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। फिर उसके बाद में y इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये आएगा आपका जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, और ये भी क्या है आपका, मोनोटॉनिक फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है। सो आप देख सकते हो कि ये सारे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी हैं और मोनोटॉनिक भी है। सो सिंपली क्या लगेगा, बस खाली हमें जो थ्योरम थी उसका फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, सो थ्योरम मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/g प्राइम ऑफ जी इनवर्स वाई और एफ एक्स ऑफ जी इनवर्स वाई। सो ये थी हमारी थ्योरम। सो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वाले में
सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा बेसिकली। सो 1/1, अब 1 में तो कुछ रखा ही नहीं जा सकता, सो 1/1 तो ऐसे ही हो गया एफ एक्स ऑफ, ठीक है, जी इनवर्स वाई। तो अब जी इनवर्स वाई कितना होगा, सो जी, इससे अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको x को एक तरफ करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू वाई माइनस ए। तो यही चीज़ यहाँ पे रख दी गई है और 1/1 को नहीं लिखा है बेसिकली। फिर उसके बाद में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे सिर्फ ए आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है 1/mod ऑफ ए। तो बेसिकली ए के अंदर तो कुछ रखा नहीं जा सकता क्योंकि एक्स आई नहीं यहाँ पे, सो ये हो गया। और एफ एक्स ऑफ इसका जो है जी इनवर्स वाई, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स है, तो एक्स को एक तरफ करोगे तो कितना आएगा, 5/a, वही चीज़ यहाँ पे रखी गई है। सिमिलरली इसी तरीके से लास्ट वाले में भी करा गया, इसमें भी अगर आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे जी इनवर्स एक्स करोगे, सॉरी जी प्राइम एक्स करोगे तो ए आएगा, तो यही चीज़ लिखी है 1/mod ऑफ ए। और फिर एफ एक्स ऑफ इसका जो है इनवर्स चाहिए, सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 - b/a, जो कि यहाँ पे लिखी गई है वैल्यू। सो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपको मतलब इस तरह से अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल x है और उसका ट्रांसलेशन हुआ हो या स्केलिंग हुई हो या अफाइन हुआ हो, तो आप तुरंत ही उसका पीडीएफ पता कर सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं हम लोग कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है। सो एक्स जो है वो नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो हमने पढ़ा है ये पहले कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है। सो जीरो बेसिकली क्या होता है, हमारा मीन होता है, और ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या फिर कुछ लोग वेरिएंस भी लेते हैं इसको, ठीक है। सो अभी तो 1 का स्क्वायर का और 1 का एक ही चीज़ हो गया, तो फिर ये सिग्मा स्क्वायर ही है बेसिकली हमारे लिए। सो एफ एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये बेसिकली पीडीएफ होता है ऑफ नॉर्मल का, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि मैं इसकी मदद से, इस x की मदद से एक अफाइन जो है ट्रांसफॉर्मेशन बनाता हूँ, जो कि क्या बनेगी, सिग्मा एक्स प्लस न्यू, जहाँ पे सिग्मा ग्रेटर देन 0 ऑब्वियस। सो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, तो हमें पता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि ये डिफरेंशिएबल भी है और मोनोटॉनिक भी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, बस खाली जो फॉर्मूला था, जो थ्योरम की फॉर्मूला था उसमें हमें वैल्यूज को रख देना है खाली। सो ये कितना हो जाएगा, सो 1/√2 पाई। सो बेसिकली अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास सिग्मा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 1/सिग्मा यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़, और बाकी ये वाली चीज़ तो यहाँ पर आ गई है ये इसी तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें जो x होता है, मतलब जो हमारे पास में पीडीएफ होता है उसमें x की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, जी इनवर्स ऑफ y रख देते हैं। सो अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, सो इनवर्स बेसिकली x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। तो आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पे रखी गई है और उसी से वैल्यू आ गई। सो फिर से रीवैल्यूएट करोगे इसको, देखोगे तो y किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन अब क्या बदल गया है, अब उसका जो मीन है वो न्यू बन गया है, और वेरिएंस जो है, वेरिएंस का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है बेसिकली। तो ये आ गया हमारा अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो डू इट रिवर्स, ठीक है, हम उल्टा भी कर सकते थे। हम x एक नॉर्मल मानते हैं जो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, जिसमें न्यू और सिग्मा स्क्वायर है, और फिर उसके हिसाब से एक y डिफाइन कर लेते इस तरीके का। अब ये भी जो है, ये शायद हो सकता है कि किसी को ना लगे कि ये अफाइन ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट ये एक अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 1/सिग्मा x प्लस माइनस न्यू। सो आप देख रहे हो कि ये ax प्लस बी के फॉर्म का ही है,
सो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पे। तो ये किसको फॉलो करेगा, ये अगेन नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा। सो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज नॉर्मल। तो हमेशा अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब भी नॉर्मल का भी होगा तो वो हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। तो अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म के लिए देखा था कि यूनिफॉर्म का अगर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो यूनिफॉर्म रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिजल्ट देख लिया कि अगर हम नॉर्मल का करेंगे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो वो भी हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। फिर उसके बाद में ये प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि इसमें जो फंक्शन है वो हमारा मोनोटॉनिक नहीं है। सो एक्स जो है वो यूनिफॉर्म है -3,1 में। सो फाइंड हमें करना है पीडीएफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन इसमें लिया जा रहा है वो ये है एक्चुअली में। तो आप देख सकते हो कि ये एक मोनोटॉनिक नहीं है क्योंकि इतने हिस्से में तो ये डिक्रीजिंग है और इतने हिस्से में इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते मोनोटॉनिक पे। या तो वो डिक्रीजिंग होना चाहिए या तो फिर वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है कि सपोर्ट, सबसे पहले तो देखते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट इसका कितना है -3,1 है। तो -3,1 में क्या हो रहा है, जो हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है वो कैसा है, नॉट मोनोटॉनिक है। सो इसकी वजह से हम थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर में। सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब जब थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो एफ वाई ऑफ वाई क्या कितना हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने वैसे ही करी है जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, बस इसमें आगे थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे। सो हमने सबसे पहले वही सी डी एफ निकालने की कोशिश करी है। तो सी डी एफ का मतलब क्या होता है, यही होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। अब वाई की जगह हमें पता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे चीज़ों को। एक है 0 से 1 और एक है 1 से 9 पे। सो ऐसा क्यों करा है हम लोगों ने, सो 0 से 1 में क्यों तोड़ा हम लोगों ने चीज़ों को। सो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच रहती है, अब ऑब्वियसली बात है ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। सो y की वैल्यू जब भी 0 से 1 के बीच में रहती है तो क्या होता है, सो यहाँ पे सिमिट्री है, ठीक है। तो कर्व आप देख सकते हो सिमेट्रिक है, लेकिन जैसे ही आप 1 के ऊपर निकलते हो तो सिमेट्री खत्म हो जाती है। अब इस तरफ तो कर्व है लेकिन इस तरफ कहीं कर्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा सपोर्ट ही इस तरीके का है। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई। तो हम लोगों ने वाई को दो हिस्सों में पहली चीज़ तो तोड़ा है, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू वाई। सो अब ये चीज़ जो है इस तरीके से लिखी जा सकती है। बेसिकली मैंने क्या करा है, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया है और क्योंकि हमें पता है कि जब अंडर रूट और एक्स स्क्वायर दोनों होता है तो वो मॉड एक्स बन जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने। सो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन अंडर रूट वाई। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं ये मॉड हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -√y और √y। अब ये चीज़ पॉसिबल इसलिए हो पा रही है क्योंकि ये सिमेट्री है यहाँ पे, इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। अगर ये सिमेट्री नहीं होती तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सो अब x किसके बीच में लाई कर रहा है, -√y से √y के बीच लाई कर रहा है। सो x की रेंज हमें मिल गई है, तो हम इसी पे इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट कहाँ से करना है, -√y से √y पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करते हैं, पीडीएफ ऑफ एक्स को। सो एक्स कहाँ था, सो एक्स था हमारा ये। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, b-a होता है। सो 1/b। सो बेसिकली b कितना है, 1 -3 विच इज 1/4। सो इसीलिए हमारा जो पीडीएफ आएगा वो 1/4 आएगा। सो यहाँ पे 1/4 इसीलिए लिखा हुआ है। फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो 1/4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, यही हो जाएगा। और फिर इस पे आप √y और -√y लगाएंगे। तो पहले ऊपर वाली अपर लिमिट रखी जाती है। सो 1/4 √y आएगा, फिर -1/4 जो है -√y आएगा, जो कि सॉल्व होकर 2/4 √y आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जो कि और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये आ जाएगा √y/2। फिर उसके बाद में अब मैंने लिया है कि जब y की वैल्यू 1 से 9 तक है, तो आप 1 से 9 तक देखो। सो 1 से 9 के बीच में सिमिट्री नहीं है, ठीक है। जैसा कर्व लेफ्ट में है आपके
वैसा कर्व आपको राइट में कहीं नहीं दिखेगा यहाँ पे। सो इसीलिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई अब रहेगा तो वैसे ही अभी भी, लेकिन क्योंकि अब दूसरी तरफ हम नहीं जा सकते, एक तरफ जा सकते हैं दूसरी तरफ नहीं जा सकते। सो जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर अब एक्स, अब आप ध्यान से अगर देखोगे सो एक्स की वैल्यूज निगेटिव हो सकती हैं पर पॉजिटिव में नहीं है कुछ भी, वन से ज़्यादा नहीं हो सकती बेसिकली, क्योंकि एक्स की वैल्यू वन के ऊपर नहीं जा रही है ना फंक्शन में कभी भी। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने पहले तो अंडर रूट लिया तो वही मॉड वगैरह आ गया, उसके बाद में जब इसको मैं ओपन करूँगा सो लेफ्ट में तो अंडर रूट माइनस वाई आ जाएगा, माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा, लेकिन राइट में वन आ गया क्योंकि एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू वन ले सकता है और मिनिमम वैल्यू -3 तक ले सकता है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यानी कि x अगर इसके बीच में लाई करेगा तो ओके, सो हम लोग का जो x है हमें कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -√5 से 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये इंटीग्रेशन करा है। सो -√5 से 1/4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 वही आ जाएगा। सो अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है ये -√y। इसमें वैल्यूज रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस -√y, जो कि हो जाएगा आपका 1 + √y/4, जो कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ। फिर उसके बाद में अब हमें क्या चाहिए, हमें तो पीडीएफ चाहिए था। सो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने सीडीएफ निकाला है। सो सीडीएफ अब देखिए दो रेंजों में है, एक तो 0 से 1 में आया है और एक 1 से 9 के बीच में आया है। तो 0 से 1 और 1 से 9। तो 0 से 1 वाले सीडीएफ को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो वो आपका पीडीएफ बन जाएगा। और 1 से 9 वाले में ये आया है हमारा, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ये वैल्यू आएगी हमारी, तो ये हमारा पीडीएफ बन जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो मोनोटॉनिक नहीं है और या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। तो आपको इंटरवल्स में तोड़ के ही उसको करना पड़ेगा सॉल्व। फिर लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं कि क्या था। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे डिस्कस करा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने वीक 3 में एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिस्कस करा था, लेकिन वहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए करा था, यहाँ हम वही चीज़ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए करने जा रहे हैं। सो एक्स एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है हमारे पास में, जिसकी डेंसिटी इस तरीके से दी जाती है। बेसिकली इसका जो है पीडीएफ इस तरीके से जो है इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है। जी एक कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले हम फंक्शन के लिए निकाला। सो जी कोई फंक्शन है जो रियल से रियल पे जा रहा है, वो एक फंक्शन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी जी ऑफ एक्स की, वो इस तरीके से लिखी जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, और डिफाइन इस तरीके से करा गया। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स बेसिकली जो भी फंक्शन है, मान लेते हैं कि जी ऑफ एक्स थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, जो भी एक्स जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसका जो भी पीडीएफ होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और डी एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन करना है -∞ से इन्फिनिटी तक। सो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले जब पढ़ा था ये वाला डिस्क्रीट के लिए, तो उसमें था समेशन और जी ऑफ एक्स और जो भी पीडीएफ जो भी पीएमएफ होता था उसका। सो समेशन की जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूस वर्ड में, तो कॉन्टिन्यूस वर्ड में डिस्क्रीट चीज़ें नहीं होती बल्कि कॉन्टिन्यूस होती है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पीएमएफ बिहेव करता था डिस्क्रीट वाले वर्ड में। अब एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे सपोर्ट ऑफ एक्स आप ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन जहाँ पे सपोर्ट नहीं है वहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली ज़ीरो ही होगी, तो इंटीग्रेशन में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो, सपोर्ट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो रेंज -∞ से इन्फिनिटी है उसको सपोर्ट ऑफ एक्स के इंटरवल में ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में मीन एंड वेरिएंस। सो एक्स एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो सबसे पहले मीन देखते हैं। सो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से दिया जाता है, न्यू ऑफ एक्स से दिया जाता है, या सिंपली न्यू से दिया जाता है। सो तीनों तरीके जो है मीन के लिए है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए बेसिकली। सो इसमें अब क्या हो गया, इसमें जी ऑफ एक्स कितना है आपका, एक्स हो जाएगा खाली, क्योंकि आप अब जो आप रैंडम वेरिएबल के लिए मीन निकाल लो तो उसमें जो है
हम लोग क्या करते थे, याद होगा अगर आपको, कि हर एक x वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते थे और इस तरीके से ऐड करते रहते थे। सो जी ऑफ एक्स तो यहाँ x हो गया, सो ये x आ गया हमारा, और ये वैसे ही रहा हमारा जो भी पीडीएफ दिया होगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो मीन जो होता है वो क्या होता है, एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल में, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा इन डेप्थ वीक 3 में। अभी कॉन्टिन्यूस के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि ये कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद में वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, सो वेरिएंस के लिए क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस न्यू एक्स ऑफ होल स्क्वायर होता है। सो अब आप देख सकते हो ध्यान से कि ये एक फंक्शन है, तो यही फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, एक्स माइनस न्यू एक्स का होल स्क्वायर, और बाकी चीज़ वैसे ही लिखी गई है। और एक और तरीका होता है हमारे पास में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन ही है। सो अगर इसका आपको निकालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ये वाला भी हमने पिछले पिछले वाले स्लाइड में देखा है। तो इसका निकाल के आप स्क्वायर कर सकते हो और फिर सॉल्व करके आंसर आ सकता है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो चाहे तो ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, आंसर सेम ही आएगा। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है मेजर ऑफ स्प्रेड होता है एक्स का अबाउट इट्स मीन। फिर एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। सो मान लेते हैं कि एक्स यूनिफॉर्म ए कॉमा बी को फॉलो कर रहा है। सो अब हमें इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है और निकालना है वेरिएंस। सो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म ए कॉमा बी के लिए पीडीएफ कैसे दिया जाता है। सो आपको याद होगा कि एफ एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है इसका, 1/b-a, और जहाँ पे x लाइज बिटवीन ए एंड बी होता है, और वैसे अदरवाइज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो मैं इसको लिख देता हूँ। सो ये हो गया हमारा पीडीएफ। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी है। सो इसमें g ऑफ x कितना होगा, x ही होगा। सो इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने जैसा बताया था कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सपोर्ट ही पे अल्टीमेटली इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि बाकी जगह तो 0 ही होगा एरिया। सो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये x ऐसे ही लिख दिया। एफ एक्स ऑफ एक्स क्या है, तो क्योंकि हम इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे हैं, a से b के बीच में, और इस रेंज में 1/b-a होता है। सो हमने यही चीज़ लिख दी यहाँ पे। फिर उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो x ये तो बेसिकली एक कॉन्स्टेंट नंबर है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x जो होता है वो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये होता है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया ये इंटीग्रेशन इसका। अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है। फिर ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, फिर a रखेंगे इसमें। सो कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी माइनस ए। ऊपर वाली चीज़ को b प्लस ए बी माइनस ए लिख सकते हैं। सो b माइनस ए कट जाएगा, बचेगा ऊपर सिर्फ खाली a प्लस बी अपॉन 2 ओवरऑल। सो बेसिकली यूनिफॉर्म के लिए जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कि अगर x यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला कितना है, a प्लस बी बाई 2 होता है। सिमिलरली इसी तरीके से अब देखते हैं कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो हम लोग बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करें। सो ये वाली चीज़ तो निकाल चुके थे, ये वाली चीज़ जो है देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा फंक्शन। सो इसीलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर स्मॉल में, और फिर यहाँ पे पीडीएफ रखना पड़ेगा और dx। सो ये एक्स स्क्वायर आ गया, पीडीएफ हमें पता है 1/b-a है। फिर अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और b माइनस ए वैसे ही आ गया क्योंकि बेसिकली 1/b-a क्या एक कांस्टेंट नंबर ही होगा। सो ये उसी तरीके से आ गया। फिर अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है, दोनों को रखेंगे तो आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बी क्यूब माइनस ए क्यूब को आइडेंटिटी से खोलेंगे, बी माइनस ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये चीज़ आ जाएगी ऊपर, बी माइनस ए कट जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। सो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली हमने पिछले निकाली थी,
इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर से, ताकि वेरिएंस पता चल जाए। सो वही कैलकुलेशन यहाँ पे हो रखी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ये है जो अभी हमने जस्ट निकाला। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारी आई थी a प्लस बी बाई टू, जिसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये सॉल्व होकर आएगा। इसी तरीके से हम लोग बाकी और डिस्ट्रीब्यूशंस के, मतलब जो है एक्सपोनेंशियल हो गया और नॉर्मल हो गया, इनके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाल सकते हैं। सो इस स्लाइड में वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर x एक यूनिफॉर्म है a कॉमा b में, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आएगी और वेरिएंस ये आएगा उसका, और ये तो उसका पीडीएफ लिखा हुआ है। सिमिलरली x अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा को फॉलो कर रहा है, जिसका पीडीएफ ये होता है जो कि हमें पता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा आएगी और वेरिएंस ऑफ x जो है वो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से x जो है वो नॉर्मल न्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सो पीडीएफ ये हो जाएगा हमारा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू न्यू है इसमें और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सो बेसिकली ये चीज़ जो होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और ये हमारा वेरिएंस होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिफरेंट वेरिएंस। सो बेसिकली इसमें जितने भी ये बने हुए हैं ग्राफ, इसमें सब में जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू वो तो सेम है, लेकिन वेरिएंस डिफरेंट है। सो सबसे पहले इस ब्लैक वाले से स्टार्ट करते हैं। सो ये यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो उसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर न्यू जो है वो हाफ है, सो बेसिकली मीन आपका हाफ है, लेकिन जब आप सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, और वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट होगा। सो बी इसमें क्या है, सो बी आपका 1 है और ए 0 है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। बेसिकली 1/12 आएगा, 1/12 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.083 आएगा। और फिर इसी तरीके से ये सब कैलकुलेट हुए हैं, मतलब ये चीज़ दे रखी गई है और बाकी मैंने ये सब कैलकुलेट करा है। सो यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो 0.083 आ रही है। वहीं इस ब्लू वाले में सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0.0208 आ रही है। सो ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है और ये वैल्यू कम आ रही है, ऑल्दो जो है क्या कहते हैं, मीन जो है हमारा एक ही है। और ये चीज़ आप देख सकते हो ग्राफ से भी कि इसमें वेरिएंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, इसमें वेरिएंस कम है, इसलिए वेरिएंस की वैल्यू कम आ रही है। और जैसे जैसे आप और वेरिएंस को कम करते चले जाओगे, वैसे ही आपका जो ग्राफ है वो हाइट ज़्यादा लेगा और विड्थ कम लेगा बेसिकली। सो ये वाला देख सकते हो आप यहाँ पे, तो इसका जो वेरिएंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.0052 आ रहा है, जो कि इस ब्लू वाले से भी कम है। सिमिलरली रेड वाले में तो वेरिएंस और ज़्यादा कम है, इसीलिए ये वैल्यू आ रही है इसकी 0.00083 आ रही है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट लैम्डा। सो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है का ग्राफ है तीनों, और इसमें डिफरेंट लैम्डा है। तो इसमें लैम्डा जो है वो हमारा 2 है, देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 पे ये कट कर रहा है। सो एक्सपोनेंशियल 2 है ये। सो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके ये चीज़ मैंने यहाँ पे निकाली है। तो आप देख सकते हो सिग्मा स्क्वायर कितना है, 1/4 आ रहा है। इसी तरीके से ये ब्लैक वाला जो है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, जिसमें न्यू भी 1 आएगा, सिग्मा स्क्वायर भी 1 आएगा। एंड ये ब्लू वाले में कितना है, एक्सपोनेंशियल 0.5 है, तो न्यू जो है वो 2 आएगा और सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। सो इसमें आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि जिसमें जो है वेरिएंस ज़्यादा है, इस ब्लू वाले में सबसे ज़्यादा वेरिएंस है, तो उतना ही कर्व जो है वो फ्लैटन हो रहा है, और वहीं जिसका सबसे कम है वैसे ही वो ज़्यादा कर्व है। तो इस चीज़ में ऐसा ही होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल वाले में ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हमारा वेरिएंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कर्व जो है वो थोड़ा फ्लैटन होने लगेगा, और जैसे जैसे हमारा वेरिएंस कम होगा वैसे वैसे कर्व ज़्यादा इस तरीके से कर्व ही होने लगेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिफरेंट सिग्मा, सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि तीनों नॉर्मल है, तीनों में मीन तो ज़ीरो ही है, लेकिन वेरिएंस डिफरेंट है। सो इस ग्रीन वाले में जो है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैटन है।
फिर उसके बाद में ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का है ब्लैक वाला, जिसमें न्यू 0 है, सिग्मा स्क्वायर हमारा 1 है। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। और जैसे ही और 1 से भी कम हो जाएगा हमारा वेरिएंस, तो जो है हमारा जो कर्व है वो और ज़्यादा पीक ले लेगा। ठीक है, और ज़्यादा कर्वी हो जाएगा और ज़्यादा पीक अटेन करेगा, हायर पीक अटेन करेगा। सो जैसे जैसे वेरिएंस बढ़ता है इसमें, वैसे वैसे क्या होता है, ये पीक फ्लैटन होने लगती है। और जैसे जैसे वेरिएंस कम होता है वैसे वैसे पीक जो है और ज़्यादा शार्प होने लगती है इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। फिर मार्कोव एंड चेबेशकी इनइक्वालिटीज। सो मार्को इनइक्वालिटी और चेबेशकी इनइक्वालिटी जो है वो दोनों वैसे ही काम करती हैं जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट में पढ़ा था। अभी आने वाले कुछ वीक्स में इसको हम देखेंगे कि और ज़्यादा कि कैसे यूज़ होता है इसमें, जो हम लोग कॉन्टीन्यूस पढ़ रहे हैं इसमें कैसे यूज़ होता है। पर ये बिल्कुल वैसे ही यूज़ होंगी जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट में यूज़ करा था जो है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एक स्लाइड है प्रोबेबिलिटी स्पेस एंड इट्स एक्सियम को लेकर। सो बेसिकली डिस्क्रीट के केस में, जब डिस्क्रीट हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा था स्टैटिस्टिक्स 1 में या स्टैटिस्टिक्स 2 के भी स्टार्टिंग में वीक जीरोज में, सो सैम्पल स्पेस के बारे में बताया गया कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, जो कि फाइनाइट या फिर काउंटेबल सेट होता है। इवेंट्स क्या होता है, तो उसका पावर सेट होता है ऑफ सैम्पल स्पेस। फिर उसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, पीएमएफ होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस के केस में इस चीज़ को वैसे बिल्कुल सही से प्रिसाइजली डिफाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंप्लीफाई करके बताया गया, क्योंकि फिर ये कोर्स जो है एक्सटेंड हो जाएगा इसलिए। तो इसमें जो चीज़ बताई गई वो ये है कि सैम्पल स्पेस को आप इंटरवल ऑफ ऑन रियल लाइन समझ सकते हो, कि हमारा सैम्पल स्पेस जो होता है वो इंटरवल ऑफ रियल लाइन होता है। इवेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी इंटरवल्स ही होते हैं उस सैम्पल स्पेस के अंदर में, लेकिन जो है उनके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या फिर काउंटेबल यूनियंस होते हैं, इस तरीके से उनको लेते हैं। सो बेसिकली एक इस तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर ये 0 है, ये 10 है और ये मेरा पूरा सैम्पल स्पेस है, और इसके अंदर में ये जो चीज़ें हैं इनका यूनियन लेट से 0.215 5.8 लेट से, इन दोनों का ये ए हो गया और ये बी होगा। सो ए यूनियन बी, इस तरीके से ये इवेंट डिफाइन कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है हमारा वो इंटरवल इनसाइड सैम्पल स्पेस टू 0,1। सो बेसिकली वो कैसा फंक्शन है, वो 0 1 पे मैप करवाता है चीज़ों को। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो 0 ही होती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है x, जिसका पीडीएफ हमें ये दे रखा गया है, हमें सीडीएफ निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखे उसमें हम लोगों ने क्या करा, सीडीएफ निकालते थे फिर पीडीएफ निकालते थे। इसमें उल्टा है, बेसिकली हमारे पास पीडीएफ गिवन है और हमें सीडीएफ निकालना है। सीडीएफ निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। सो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो अगर मॉड ऑफ एक्स हम लोग हटाएंगे तो ये रेंज कहाँ से आ जाएगी, एक तो इसमें आ जाएगा कि -1 से 0 के बीच में, और फिर 0 से 1 के बीच में, और अदरवाइज में सो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि 1 माइनस मॉड एक्स है, 1 माइनस मॉड एक्स। अब क्योंकि एक्स जो है वो -1 से 0 के बीच में यानी निगेटिव है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, -x आएगा मॉड एक्स से बाहर, विच इज़ 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा है। सिमिलरली 1 माइनस मॉड एक्स, क्योंकि x 0 और 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव है, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। सो 1 माइनस मॉड एक्स इज 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा। सो ये यहाँ पर है 1 माइनस एक्स। फिर उसके बाद में आप इसका ग्राफ बना सकते हो। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, सो बेसिकली माइनस, देखिए जब भी -1 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे
-1 से 0 के बीच में कैसा दिखता है। सो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बस प्लॉट करिए मैंने यहाँ तक। फिर उसके बाद में 0 से 1 में कैसा दिखता है, 1 माइनस एक्स की लाइन जैसा दिखता है। सो ये हो गया आपका। सो इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। फिर उसके बाद में अब हम लोग निकालते हैं इसका CDF। तो CDF में एक चीज़ आप देख सकते हो कि CDF ऑफ एक्स जो है, सॉरी, CDF ऑफ एक्स, जिसको FX ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगी हमारी, एक तो अब इसमें कौन कौन से रीजन्स है। सो बेसिकली -1 से कम, फिर -1 से 0 के बीच में, फिर 0 से 1 के बीच में, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक का, यानी कि ग्रेटर देन 1 है। सो ये हो जाएगा आपका x इज लेस देन -1। ये आपका ये आ जाएगा दूसरा वाला। फिर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हम CDF की बात करें तो CDF क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे पूछ रहे हैं वहां तक का सारा एरिया चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, कोई P पॉइंट है, तो यहाँ तक का सारा एरिया कितना होगा, तो वो चीज़ हम लोग पूछते हैं। सो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं एरिया में, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट ही -1 से 1 है, तो ये 0 ही होगा। और 1 के बाद में तो ये सब कुछ आ जाएगा, और अगर सब कुछ आ जाएगा तो हमें पता है कि 1 हो जाता है, उसमें वैल्यू 1 हो जाएगी बेसिकली, अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरे सपोर्ट पे तो। सो इसी वजह से इन दोनों के बारे में तो पता है, इनको निकालना पड़ेगा हमें। सो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, फिर ये वाला सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि CDF ऑफ एक्स व्हेन स्मॉल एक्स जो है वो लाई कर रहा है -1 और 0 के बीच में। सो बेसिकली हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा, -इन्फिनिटी से इस x तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और किसको इंटीग्रेट करना है, हमें PDF को इंटीग्रेट करना है। सो हमारा ये आ गया। सो मे भी हो सकता है कि ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि यहाँ पे भी x है और ये भी x में ही दिया हुआ है। सो बेसिकली ये x जो है वो वेरिएबल जो हमारा PDF दे रखा था उसके लिए x है, और यहाँ इस x का मतलब है कि किस पॉइंट तक हमें एरिया निकालना है, ठीक है। सो मैं इसको कलर कोड कर देता हूँ दूसरे कलर से ताकि समझ में आए। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये x है, तो बेसिकली ये पॉइंट x है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक का CDF चाहिए मुझे। तो बेसिकली ये एरिया की वैल्यू आ जाएगी मेरे लिए। सो इसको आप सॉल्व करोगे, सो -इन्फिनिटी। अब -इन्फिनिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -1 तक तो सब कुछ 0 ही है। सो -1 से x तक हमें करना पड़ेगा। अब मैं नॉर्मल x ही ले रहा हूँ। फिर उसके बाद में 1 प्लस एक्स, मतलब कलर, इसको कलर नहीं कोट कराया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया था समझाने के लिए। फिर उसके बाद में FX ऑफ एक्स क्या होगा। सो बेसिकली हमारा स्मॉल एक्स कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 0 के बीच में। सो वहाँ पे क्या डिफाइंड होता है, 1 प्लस एक्स डिफाइंड है हमारे लिए PDF। सो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स DX। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सो -1 एक्स ऐसे ही रहेगा। 1 इंटीग्रेशन, सॉरी मैं लिख देता हूँ। सो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाता है, और इसका x का तो x² अपॉन 2 हो जाएगा, और ये x ऐसे ही रहेगा, और ये -1 ऐसे ही रहेगा। सो अब बस वैल्यू रखनी है। सो ये वैल्यू इसमें रखनी है, ये इस फंक्शन में। सो x की जगह x रखोगे तो x ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो x प्लस x² अपॉन 2 माइनस लग गया। अब क्या करना है, अब हमें -1 को रखना पड़ेगा इसमें और फिर इसमें। सो सबसे पहले इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, -1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, -1 और फिर प्लस -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपका x प्लस x² अपॉन 2 माइनस -1 प्लस हाफ, जो कि बनेगा आपका x प्लस x² अपॉन 2 और प्लस का हाफ। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग CDF निकाल सकते हैं, जो है x जब लाई कर रहा है तो CDF ऑफ x व्हेन
स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो इसके लिए हम लोगों को CDF निकालना है। सो एफ एक्स ऑफ एक्स तब क्या हो जाएगा, सो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से x तक करना है और हमारे पास में एफ एक्स ऑफ एक्स होता है। सो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ और ये रहा -1 0 एंड दिस इज 1। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो x लिखा है मैंने ये वाला, इसका मतलब ये है कि मैं इसको पिंक से कर देता हूँ कलर कोड, ऑरेंज से। सो ये है इसका मतलब कि बेसिकली हम पूछ रहे हैं कि CDF क्या होगा, तो बेसिकली ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ तक अगर पूछेंगे तो। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा -1 से 0 एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स और 0 से 1 तक का एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। सो -1 से 0 जो हो जाएगा, एफ एक्स ऑफ एक्स कितना था, 1 + x था हमारा डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 - x था। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बेसिकली आएगा आपका x + x² / 2 -1 से 0 प्लस x - x² / 2 ये आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा है, तो ये x कंटिन्यू रहेगा, हम 1 नहीं ले सकते। 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 का तो मतलब है कि यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो x मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट कुछ भी यहाँ तक हो सकता है, इसलिए। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 + x - x² / 2, ठीक है। तो अगर इसमें ये चीज़ नहीं समझ में कि कैसे मैंने तोड़ा है, सो बेसिकली हमने क्या करा कि -1 से 0 तक का ये एरिया ले लिया, ठीक है, और फिर 0 से लेके जहाँ तक भी x की वैल्यू होगी उस तक का एरिया लेने के लिए ये करा है हम लोगों ने, ये वाली चीज़ करी है, ठीक है। तो CDF क्या होता है, बेसिकली जिस पॉइंट तक पूछ रहे हैं वहाँ तक का सारा एरिया आ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये इसीलिए हम लोगों ने ये यहाँ पे करा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा बेसिकली -∞ से इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। सो -∞ से इन्फिनिटी की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसको -1 से 1 कर लेंगे। तो मैं इसको तोड़ ही देता हूँ, -1 से 0। सो x, अब एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, और फिर 0 से 1 तक के लिए क्या आ जाएगा, x इंटू 1 - x डी एक्स, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, x + x² इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 0, और ये आ जाएगा आपका 0 से 1 x - x² dx। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, सो ये आ जाएगा आपका x² / 2 + x³ / 3, 0 और -1, फिर ये x² / 2 - x³ / 3 और 1 और 0। सो बेसिकली 0 रखने पे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 माइनस, अब -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सो -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस फिर अगेन 1 रखना पड़ेगा बस खाली 0 पे, तो 0 ही आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर अपॉन 2 -1 का क्यूब अपॉन 3। सो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस हाफ -1/3 प्लस हाफ -1/3, जो कि हो जाएगा -हाफ + 1/3 प्लस हाफ -1/3 विच इज 0। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे लिए आ गई है 0। फिर इसी तरीके से हम लोग वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। सो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हम लोग का
वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ये हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये जीरो आया था। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर देखते हैं। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। सो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो हम लोगों ने इसलिए वहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दिया। ये हमारा पीडीएफ हो ये वाली जो चीज़ है वो हमारे लिए पीडीएफ हो जाएगा। सो हम इसको अगेन वापस से सपोर्ट पे ही लिख लेते हैं। सो -1 से 0 और फिर 0 से 1। सो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या था हमारा 1 + x था फंक्शन। सो ये आ गया और यहाँ पे 1 - x था, तो ये वैल्यू आ गई। फिर अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा -1 0 और ये आपका जाएगा 0 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। फिर उसके बाद में इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन के लिए यूज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स होता है xn+1 अपॉन n+1। सो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 4/4 अपर लिमिट 0 -1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4/4 अगेन अपर लिमिट 1 और ये 0। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा बेसिकली। माइनस ये आ जाएगा आपका -1/3 प्लस 1/4 ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4 और -0। सो ये आप आ जाएगा हमारा 1/3 -1/4 प्लस 1/3 -1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/6 बेसिकली। सो हमें निकालना था वेरिएंस ऑफ एक्स। सो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो ये आया है 1/6, ये आया था 0 का स्क्वायर। सो 1/6 इसको आप जब डिवाइड करके लिखोगे तो आ जाएगा 1667। यही हमारा वेरिएंस आ गया। सो लेक्चर नंबर 3, इसमें जो प्रोफेसर ने बात करी है मोटिवेशन फॉर मल्टीपल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो बेसिकली हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 ही तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को। या तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट, या तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट कर सकते हैं, या तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, या तो कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट, या फिर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। सो ये हम लोग अगले वीक में पढ़ेंगे, वीक 6 में बेसिकली। और ये दोनों एक ही बात है, चाहे आप डिस्क्रीट पहले बोल दो फिर कॉन्टिन्यूअस बोल दो। सो इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इनके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 वीक्स में देखा ही है। सो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए एक मोटिवेशन है आयरिस डेटा सेट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट है ये। सो आयरिस बेसिकली फ्लावर होता है, 3 तरीके के होते हैं इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको हम लोग बोलेंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हम लोग नहीं रखेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लास 0, इसको बोलेंगे क्लास 1, इसको बोलेंगे हम लोग क्लास 2। ठीक है। सो हर एक फ्लावर के पास 2 चीज़ें हैं इसमें, एक होता है पेटल होता है और एक होता है सेपल होता है। ठीक है। सो पेटल की लेंथ होती है और विड्थ होती है, और फिर सिमिलरली सेपल लेंथ होती है और सेपल विड्थ होती है। सो इससे ये पूरा डेटा सेट बना हुआ है। सो बेसिकली 3 तरीके, एक ही फ्लावर है पर 3 वैरायटी है बेसिकली उसकी, जिनको हम लोग क्लास 0, क्लास 1 और क्लास 2 बोल रहे हैं। और हर एक फ्लावर के पास में पेटल होता है और सेपल होता है, और हर एक पेटल ऑब्वियसली बात है उसके बाद लेंथ होगी और विड्थ होगी। सिमिलरली सेपल के पास में लेंथ है और विड्थ है। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आयरिस डेटा सेट है, हमने उसके 3 क्लासिफिकेशन है कि क्लास 0 है, क्लास 1 है और क्लास 2 है। हर एक के पास में सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, फिर पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ है। इसी तरीके से क्लास 1 के पास में भी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हो कि ये जो क्लास है ये कैसा, अगर इसको रैंडम वेरिएबल बनाएंगे तो ये कैसा रैंडम वेरिएबल बनेगा। सो ये ऑब्वियसली बात है डिस्क्रीट बनेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये या तो वैल्यू 0 ले सकता है, या तो 1 ले सकता है, तो 2 ले सकता है। ठीक है, बस 3 ही वैल्यू ले सकता है। पर इनको किसी को भी आप ले लोगे तो ये सब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं।
क्योंकि लेंथ जो है वो हमेशा क्या होगी, लेंथ होगी या विड्थ होगी वो हमेशा रियल नंबर में होगी। सो बेसिकली कॉन्टिन्यूस जो है रैंडम वेरिएबल बनेगा उसकी वजह से। फिर यहाँ पे लिखा है ये एरिस डेटा सेट कि क्लास 0, क्लास 1 और क्लास 2। सो हर एक के लिए हमारे पास 50 सैंपल्स हैं टोटल। सो इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, मतलब टोटल अगर मिला लोगे आप तो 150 फ्लावर्स को यहाँ पे स्टडी करा गया बेसिकली। और ईच 50, जिसमें से हर एक क्लास का 50 फ्लावर्स हैं। और नोट क्या करा गया, सेपल लेंथ नोट करी गई है, सेपल वेट नोट करी गई, पेटल लेंथ नोट करी गई, पेटल वेट नोट करी गई। इसी तरीके से क्लास 1 के लिए भी वही काम हुआ और क्लास 2 के लिए भी वही काम हुआ। तो यहाँ पे तो बेसिकली जो जनरल स्टैटिस्टिक्स है वो दे रखी है, मिन मैक्स और एवरेज। लेक्चर नंबर 4, तो इसमें हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने जैसा देखा आयरिस डेटा सेट के बारे में, सो उसी से मोटिवेट होकर हम लोग डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। सो एक्स और वाई यहाँ दो रैंडम वेरिएबल्स है। एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी रेंज टी सब एक्स है और पी एम एफ उसका जो है वो पी एक्स ऑफ एक्स है। वहीं दूसरी तरफ वाई जो है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और एक्स जैसे एक वैल्यू लेता है वैसे ही वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन हो जाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वी हैव अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वाई सब एक्स। सो बेसिकली ये जो वाई है ये एक्स पे डिपेंड करता है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे वो वैल्यू लेता है वैसे ही वो वाई पे डिफाइन होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने एरिस डेटा सेट में देखा था कि अगर क्लास 0 मान लेते हैं कि एक्स जो है वो क्लास 0 1 और 2 और 0 1 2 है। सो एक्स इज इक्वल टू 1 है और वाई लेट से पेटल लेंथ है। सो पेटल लेंथ किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, या तो नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, मे बी पोजॉन, जो भी हो, कॉन्टिन्यूस वाली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को किसी को फॉलो करेगा। सो उसी तरीके से उसकी डेंसिटी हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो वाई सब एक्स का क्या मतलब है, वही चीज़ है कि वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ने वैल्यू ले ली है तो वाई की जो है वाई की डेंसिटी क्या होगी। सो उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर कंडीशनल डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं, सो इस तरीके से डिनोट करते हैं। सो कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब डिस्क्रीट ने वैल्यू ले ली है, इसको हम यूजली इस तरीके से ज़्यादातर डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसने वैल्यू ले लिया, गिवन वाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाई के पीडीएफ क्या होगा एट वाई, स्मॉल वाई। फिर मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई कैसे हम लोग निकालेंगे। सो इसमें हम लोगों को करना पड़ेगा सम ओवर एवरीथिंग विच वी डू नॉट वांट। तो जैसा हम लोग स्टार्टिंग के वीक्स में देखा है हम लोगों ने मार्जिनल में, वही चीज़ इसमें भी करेंगे। सो हमें वाई का मार्जिनल निकालना है, तो हम एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करते चले जाएंगे और फिर ऐड अप कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ऐड अप करेंगे, एक्स की वैल्यूज हम चेंज अप करते चले जाएंगे। ये जो स्मॉल वाई की वैल्यू ये उसी तरीके से रहने वाली है। सो ये पार्ट जो है वो हमारा पीएमएफ है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये पीडीएफ है, डेंसिटी है बेसिकली। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो एक्स एक यूनिफॉर्म 0 1 2 को फॉलो करता है। सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए यानी कि ये यूनिफॉर्म कैसा है, हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो वाई जो है गिवन एक्स इज इक्वल टू 0 जो है नॉर्मल को फॉलो करता है 5 कॉमा 0.4 का स्क्वायर। सिमिलरली वाई गिवन एक्स इज इक्वल्स टू 1 जो है वो नॉर्मल को फॉलो करता है 6 कॉमा 0.5 का स्क्वायर, एंड वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू 2 फॉलो करता है नॉर्मल 7 कॉमा 0.6 का स्क्वायर को फॉलो करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x जो है हमारा एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है, जो वैल्यू 0 1 और 2 ही ले सकता है। सो जैसे x 0 लेता है वैल्यू वैसे ही y जो है वो हमारा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल को फॉलो करता है विथ 5 कॉमा 0.4 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 1 हो जाती है सो y जो है जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वो नॉर्मल है 6 कॉमा 0.5 का स्क्वायर, एंड सिमिलरली जब x इक्वल टू 2 लेता है वैल्यू तो भी ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये तीनों ग्राफ्स बने हुए हैं, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को कि जैसे ही वेरिएंस हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है वो ज़्यादा फ्लैटन होता है और जैसे जैसे कम होता है वो ज़्यादा शार्प होता है, इस तरीके से।
सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ पे हमें जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सो इस तरीके से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे हम लोग निकालेंगे। सो x इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा, बेसिकली बस खाली क्या करा है, फॉर्मूले में रख दिया है वैल्यूज़ को। सो x इक्वल टू 0, y गिवन x इक्वल टू 0 किसको फॉलो करता है, नॉर्मल 5, 0.4 का होल स्क्वायर को फॉलो करता है। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी है, जो हमारा नॉर्मल का फॉर्मूला होता है पीडीएफ का। इसी तरीके से y गिवन x इज इक्वल टू 1, ये भी नॉर्मल को ही फॉलो करता है, लेकिन 6, 0.5 का स्क्वायर के पैरामीटर के साथ में। सो वही चीज़ यहाँ पे रख दी है, और सिमिलरली इसी तरीके से आप लास्ट वाला भी निकाल सकते हो। सो अब हमें मार्जिनल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड कर दिया। सो पूछा क्या गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, पूछा गया है कि व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ वाई। ठीक है, सो मार्जिनल ऑफ वाई आपका ये चीज़ आ गई है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वाई की वैल्यू रख के, और यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इज नॉट गॉसियन। ठीक है, तो आप देख सकते हो साफ साफ कि ये गॉसियन नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गॉसियंस है। ठीक है, तो तीनों का मिक्सचर है, क्योंकि ऐड अप हो रहे हैं बेसिकली, इसीलिए इसको मिक्सचर ऑफ गॉसियंस बोलते हैं। फिर सेकंड इसमें जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि सपोज वी ऑब्जर्व वाई टू बी अराउंड वाई वाई नॉट, व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स। ठीक है, सो इसमें हम लोग x के बारे में क्या बोल सकते हैं, जब हमें पता है कि y इज इक्वल टू वाई नॉट है। सो ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जैसा कुछ है, बेस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी इसमें। सो इसी चीज को नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट गिवन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लें डिस्क्रीट की, जब हमें पहले से कॉन्टिन्यूस के बारे में पता है। सो एक्स और वाई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एंड वाई आर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स जो है वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, वही सब रेंज टी सब एक्स है, पीएमएफ हमारा इस तरीके से दिया जा रहा है। वाई जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, विथ डेंसिटीज एफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो बेसिकली जैसे ही एक्स अपनी वैल्यू लेता है, तो उसके लिए वाई की डेंसिटी डिफाइन हो जाती है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई नॉट बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ वाई। तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया है वो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। सो देखिए, जो चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लें डिस्क्रीट की गिवन की कॉन्टिन्यूस, जो है हमें पहले से पता है। सो x इज इक्वल टू एक्स गिवन कि हमें y इज इक्वल टू वाई नॉट पहले से पता है। सो ये कॉन्टिन्यूस वाला हमें पहले से पता है, हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें। सो ये बेसिकली इसमें बेस थ्योरम यूज हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो आप देख सकते हो बी गिवन है, ये वाली चीज़ दे रखी गई है। ठीक है, ये वाली चीज़ बी गिवन है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो बेसिकली ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, सो ये आपका जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये आपका जो है वो क्या है, वो है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, तो हमें पहले से पता है जब ए क्या वैल्यू ले ली है एक्स ने, तब हम वाई का जो है डेंसिटी रख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो नीचे लिखा हुआ है एफ वाई गिवन एट वाई नॉट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ठीक है, जो चीज़ गिवन होती है हमें, वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये कैसे निकाला जाएगा, सो अगेन ये है क्या, सो ये एक मार्जिनल है वाई का। सो अभी हम लोगों ने देखा था जैसा फॉर्मूला था समेशन वाला, उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे। सो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग कई बार इसको यूज़ भी करेंगे। फिर उसके बाद में व्हेन आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट कब होंगे। ठीक है, सो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट तभी हो जाएंगे जब एफ वाई और वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों का जो हमारा जो पीडीएफ आएगा, जो बनेगा, जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, सो इन दोनों का ये वैल्यूज यानी कि जब सेम आएंगी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा मार्जिनल है
वो किसके इक्वल हो गया, हमारा कंडीशनल के इक्वल हो गया। सो जब हमारा मार्जिनल और कंडीशनल दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम उनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे अगेन। फिर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सो सपोज 60% ऑफ एडल्ट्स in the age group of 45 to 50 in a country are male and 40% are female. So basically एक country की बात हो रही है जहाँ पे जो एज ग्रुप है 45 to 50 का, उसमें 60% मेल्स हैं और 40% जो है वो फीमेल्स हैं। सपोज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एडल्ट मेल्स in that age group in the country is normal 160,10 and that of female is normal 150,5. A random person is found to have a height of 155 centimeter. So basically ये कहा गया कि जो मेल की जो हाइट है वो किसको फॉलो करती है, वो नॉर्मल 160,10 को फॉलो करती है, वही फीमेल की जो हाइट है वो फॉलो करती है नॉर्मल 150,5 को फॉलो करती है। एक रैंडम पर्सन है जो जिसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो हमें ये पता करना है दैट द पर्सन मोर लाइकली टू बी मेल और फीमेल, तो वो पर्सन जो है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सो एक्स एक यहाँ रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो सकता है जो वैल्यूज ले सकता है मेल और फीमेल, ठीक है। सो मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, सो मेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और इसकी फीमेल होने की 0.4 है यहाँ पे। फिर उसके बाद में y गिवन x, सो y बेसिकली हाइट के लिए रैंडम वेरिएबल है, सो y गिवन x इज इक्वल टू मेल, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने देखा था अभी कि नॉर्मल 160,10 को फॉलो करता है, सो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ। इसी तरीके से y गिवन x इज इक्वल टू फीमेल, ये किसको फॉलो करता है, नॉर्मल 150,5 का स्क्वायर को फॉलो करता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये 10 और 5 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे गए, सो यहाँ पे इसीलिए मैंने स्क्वायर करके इस चीज़ को वेरिएंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो फिर उसके बाद में अब अगेन ये किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, सो मेल के लिए हमें निकालना पड़ेगा, सो ये आएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और वैल्यूज जो है जो पता है वो रखती हैं। सो 160 और 10 का स्क्वायर फॉलो करता है, इसलिए ये आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो कि एफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है। तो एक्स जब फीमेल वैल्यू ले चुका है, सो वाई एट स्मॉल वाई पे क्या होगा, इसका पीडीएफ। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है फॉर्मूला, उसी को यूज़ करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी हम निकालना है कि एक्स जो है वो मेल होगा गिवन की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। सो हमें पता है कि एक रैंडम पर्सन को चूज करा गया है जिसमें हाइट उसकी कितनी है, 155 सेंटीमीटर है। सो ये चीज़ गिवन है इसीलिए, और हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि वो मेल है, ठीक है। सो अगेन क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है इंटू प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है और उसकी हाइट जो है वो 155 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कि वो जो है मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन कि 155 है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है ये मार्जिनल लिखा हुआ है बेसिकली, सो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा x की वैल्यूज को चेंज करके। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे पूरा करा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 होगी, क्योंकि मेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ये अभी हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले स्लाइड में निकाला था, तो ये वाली वैल्यू ही मैंने रखी है बस खाली इसकी जगह पे। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है डिवाइडेड बाई, अब हमें x को चेंज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें जो है मार्जिनल निकालना पड़ेगा y के लिए। सो 0.6 और ये देख सकते हो आप यहाँ पे 0.4। सो बेसिकली ये जब x मेल वैल्यू ले रहा है और जब यहाँ पे x फीमेल वैल्यू ले रहा है। सो दोनों के लिए मैंने ये करा है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.522। सिमिलरली इसी तरीके से आप फीमेल के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। सो फीमेल के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 0.478, ठीक है। इसको आप अलग से पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हो या 1 माइनस ये वैल्यू करके भी निकाल सकते हो। क्यों, ये दो ही चीज़ें, या तो मेल है या तो फीमेल है, इस वजह से ऐसा करा जा सकता है इसमें, ठीक है। सो किसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, सो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी कम आई है 0.478 आई है, पर मेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.522 आई है। सो
अगर किसी एक रैंडम पर्सन की हाइट 155 सेंटीमीटर है तो ये मोर लाइकली है कि वो एक मेल निकलेगा वहाँ पे उस कंट्री में। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।